नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं खबर एक मिनट, यानी एक मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी में गुरुवार को आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। फर्रुखाबाद में कोयले से भरे ट्रक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गांधीधाम से रायबरेली के लिए जा रहा था, तभी वहां अचानक आग लगने से ट्रक धू-धू कर जलने लगा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। वहीं सीतापुर में भी प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में जलकर लगभग 15 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के दौरान कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर फंस गए थे। तंबौर थाना इलाके में यह हादसा हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के मौके पर संगम में स्नान किया। उन्होंने शुभ मुहूर्त पर गंगा में डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाने के बाद सूर्य को अर्घ्य भी दिया। गंगा स्नान के बाद संगम तट पर पूजा भी की। जिस समय प्रियंका संगम में स्नान कर रही थी, उस समय माघ मेले में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ समय प्रयागराज के आनंद भवन में भी बिताया। आनंद भवन के अनाथालय में बच्चों के संग प्रियंका ने कुछ खास पल बिताए। आनंद भवन प्रियंका का पैतृक आवास है। आज यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना रिश्ता है। 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था हमने, तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी। तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है। हमेशा संपर्क में रहती हूँ। आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए, इसलिए बहुत खुश हूँ। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर योगी सरकार ने श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। हेलीकॉप्टर के जरिए काफी देर तक संगम में स्नान कर रहे लोगों पर पुष्प वर्षा की गई। सरकार की ओर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने पर लोगों ने खुशी जताई, लेकिन विपक्ष ने इसमें भी सियासत का मौका तलाश लिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार पर पुष्प वर्षा किए जाने पर निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि अगर सरकार 2.5 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों पर फूल बरसाती तो अच्छा होता। जिस तरह से प्रयागराज में संगम तट के ऊपर पुष्प की वर्षा हुई है, अच्छी बात है। इसी तरह से जो हमारा अन्नदाता है, जो राम के बच्चे हैं, राम के लाला हैं, किसान जो हजारों सालों से जिसने देश का पेट भरा है, उसके ऊपर भी अगर न्याय की पुष्प वर्षा हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। 75 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, 150 किसानों की मौतें हो गई हैं। तो हम तो कहेंगे सरकार उनके खिलाफ जो कानून बनाए उसको वापस ले ले, उनके ऊपर भी न्याय की पुष्प वर्षा कर दे तो कितना अच्छा हो जाएगा। पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण नीति का ऐलान करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसीएस मनोज कुमार ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव में रोटेशन लागू किया जाएगा। इसके लिए पिछले 5 चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाएगा। इस बार जिला पंचायतों में 3051 वार्ड बनाए गए हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण नहीं होगा और SC, OBC, महिला के क्रम में आरक्षण होगा। उन्होंने कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। पुनर्गठन और परिसीमन की कार्रवाई जिलों में पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद का ये जो चरण है ये आरक्षण का है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के जो वार्ड मेंबर्स हैं उनका, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायतों के सदस्य, सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है। निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी और प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा। वहीं जिले स्तर पर विकास खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में पीएम मोदी और सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी विचारधारा देशभक्ति की है, हमारी राजनीति में भी राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। आप सबने दीनदयाल जी को पढ़ा भी है और उन्हीं के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है। और इसलिए आप सब उनके विचारों से, उनके समर्पण से भली भांति परिचित है। वहीं लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। देश के गांवों के बारे में, देश के गरीब के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में
समाज के प्रत्येक तबके तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के बारे में कुछ सोच पा रही है, कुछ कर पा रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बड़ा बयान दिया। राजनाथ ने कहा कि चीन के साथ पेंगोंग लेक को लेकर समझौता हो गया है। दोनों देश अपनी सेना को पीछे हटाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ने यह तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे भी हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ सितंबर से बातचीत जारी है और जब भी जरूरत पड़ी भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया है और अब चीन के साथ सेना को पीछे हटाने को लेकर भी सहमति बन गई है। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। उनके बयान के दौरान बीजेपी सांसदों ने ताली बजाकर खुशी का इजहार किया। इस बात पर भी सहमत उत्तराखंड की चमोली में आई आपदा के बाद अभी भी मलबे में जिंदगी की उम्मीद बाकी है। आज रेणी गांव में पानी बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया था। दरअसल ऋषिगंगा में जल स्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू टीम को कुछ देर के लिए राहत और बचाव का काम रोकना पड़ा था। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। यही नहीं, वैली ब्रिज बनाने के काम में जुटी मशीनों को भी नदी तट से दूर पहुंचाया गया। साथ ही तपोवन में मौजूद रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में जल स्तर कम होने पर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ऐसे ही ये सूचना मिली और देखा गया कि नदी में थोड़ा बहुत पानी बढ़ रहा है। उसके बाद तत्काल ही इसकी सूचना मिलते ही दोनों तरफ के इलाकों को खाली करा दिया गया और जो भी एजेंसियां काम पे लगी थी उनके सारे लेबर मजदूरों को हटा दिया गया और इसकी सूचना नीचे भी दे दी गई ताकि कोई भी किसी भी रूप से प्रभावित न हो। रेणी में चल रहा रेस्क्यू कार्य एक बार थम चुका है और थमने की वजह है यहाँ ऋषिगंगा में एक बार फिर से पानी का बढ़ना। आप देख सकते हैं ये सारी मशीनें जो है यहाँ पर इस समय रुक चुकी है और इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा सारे लोग इस समय यहाँ वापस आ चुके हैं रेस्क्यू सेंटर से। सीएम के निर्देश के बाद कानपुर के बिकरू कांड में पुलिस ऐसी कठोर कार्रवाई कर रही है जो एक नजीर साबित हो। अभी तक पुलिस सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन अब सभी आरोपियों पर NSA लगाने के आदेश भी हो गए हैं। अब जैसे ही अपराधी जमानत याचिका लगाएंगे वैसे ही इन पर NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस अपराधियों की तरफ से लगने वाली जमानत याचिका का इंतजार कर रही है, लेकिन बिकरू कांड के अपराधी डर की वजह से जमानत नहीं ले रहे हैं। जो इन्वॉल्व है, सीधे सीधे इन्वॉल्व है, जो उस दिन फायरिंग भी कर रहे थे, उनके खिलाफ डेफिनेटली NSA की कार्रवाई भी होगी। लेकिन NSA की कार्रवाई क्योंकि ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा इनके खिलाफ कायम है, तो अभी उससे थोड़ी देर बाद NSA की पूरी तैयारी चल रही है, लेकिन NSA की कार्रवाई इन सब के खिलाफ होगी। पुलिस ने सभी 37 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया, मगर उन 37 में एक उप निरीक्षक को छोड़कर किसी ने अभी तक अपनी जमानत अर्जी नहीं लगाई है और पुलिस को भी इंतजार है कि जब सब अपनी जमानत अर्जी लगाएं उसके बाद इन सभी पर NSA की कार्रवाई की जाए। यानी बिकरू कांड जिसने दिल दिला दिया उसकी कार्रवाई भी ऐसी हो जो अपराधियों के लिए नजीर बनकर पेश हो। ग्रेटर नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस की 7 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। 3 बदमाशों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। 3 दिन पहले इन्हीं बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया था। बादलपुर थाना इलाके के हाईवे पर पुलिस की ये मुठभेड़ हुई। उधर बागपत के खेकड़ा थाना इलाके में कार लूटकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद बदमाश भागकर गन्ने के खेत में छिप गए। पुलिस और बदमाशों के बीच लगभग 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर बदमाशों को खेत से निकालने की कोशिश की। फायरिंग में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच नया टकराव देखने को मिला है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का प्लेन रोक दिया था। वो राजकीय प्लेन से देहरादून जा रहे थे, जब सरकार की ओर से उन्हें 20 मिनट तक बैठे रहने के बावजूद इजाजत नहीं दी। उसके बाद कोश्यारी को रेगुलर फ्लाइट से देहरादून आना पड़ा। बताया जा रहा है कि कोश्यारी ने 1 हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र सरकार को अपने दौरे के बारे में जानकारी दे दी थी। राष्ट्रीय गवर्नर जो है वो आ गए हैं और राजकीय प्लेन आज नहीं मिला। छोड़ बेटा सर, कुछ कहना चाहेंगे? आज आपको दिया नहीं प्लेन? अरे भाई, आज महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया आपको राजकीय।
बेटा छोड़ो, बेटा छोड़ो। तो ये भगत सिंह, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि इस बात को यहीं पर छोड़िए। अब आगे देखते हैं, उत्तराखंड के दौरे पर हैं, क्या अगला उनका जो कदम होगा, दौरे पर जा रहे हैं वो चमोली के, वहां पर कुछ कहते हैं या फिर नहीं। वहीं से लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर देहात में महिला पर चलती बस में तेजाब डालने का मामला सामने आया है। महिला की शादी 3 साल पहले हुई थी और अपनी बेटी के साथ मायके जा रही थी। तभी अचानक महिला का देवर अंकित उसके पीछे आया और उस पर तेजाब उड़ेल दिया। चलती बस में तेजाब डालने की घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर महिला को कानपुर रेफर कर दिया है। 26 वर्षीय महिला पर उसके देवर ने ये सीट डालकर, जो टॉयलेट साफ करने वाला पदार्थ होता है, उसको डालकर उसे घायल कर दिया है। घटना का कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो देवर है वह महिला से संबंध रखता था और उसको कंटिन्यू रखना चाहता था, जिससे महिला इनकार कर रही थी और इसी कारण से उसने ये घटना कारित की है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। मैनपुरी में एक लड़की ने वीडियो जारी कर देवी गेट में तैनात पुलिस चौकी इंचार्ज रवि कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि दरोगा उन्हें परेशान करता है और कई दिनों से नए नंबरों से कॉल करके अश्लील बातें कर रहा है। दरोगा रवि कुमार जो कि देवी गेट चौकी पर तैनात है, वो मुझे काफ़ी परेशान किया करता था। मेरे दुकान के बैनर पे से मेरा नंबर उतार कर ले गया और मुझे नए नंबरों से कॉलें करता था। जब मैं दुकान बंद करके अपने घर जाती थी तो मुझे रास्ते में रोककर मेरे स्कूटी के कागज़ छीन लेता था, कभी चाबी निकाल लेता था, बदतमीजी देता था। इस मामले की जांच साइबर सेल कर रहा है। साइबर सेल ने महिला पर जांच में मदद न करने का आरोप भी लगाया है। हालांकि इसके पीछे पुरानी रंजिश को भी देखा जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इनके घर पे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, वहाँ से अगर दरोगा के द्वारा कोई अभद्रता की गई है या कोई बात की गई है तो वो फुटेज भी हम लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे कि हम लोग उसकी पूरी जांच करा सकें। इसी दौरान ये एक बात भी प्रकाश में आई कि इनके मोहल्ले के ही किसी व्यक्ति के द्वारा इनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की भारतीयों में एक स्वाभाविक क्षमता होती है। इसका सीधा रिश्ता आत्मसम्मान और स्वावलंबन से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी ने देश भर से ऐसी कहानियों को चुना है जिनमें बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को लोगों ने खुद ब खुद सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए प्रयोगों और स्वनिर्भरता की, जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर परिभाषित करती हैं। ये एक स्टार्टअप की कहानी है जो ई-कॉमर्स और OTT प्लेयर्स को AI ड्राइवन टेक्नोलॉजी के जरिए कंज्यूमर्स के अनुभव को आसान और बेहतर बनाने में मदद करता है। बेंगलुरु स्थित आर्कवॉइड एक ऐसा सेटअप है जिससे कंज्यूमर्स के इरादों और वो क्या देखना चाहते हैं उसे समझने में मदद मिलता है। आर्कवॉइड एक प्रकार का डेटा साइंस है जो कस्टमर प्रेडिक्शन में मदद करता है। ई-कॉमर्स और OTT मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, वो भी बहुत कम लागत में। India has more than 600 million internet users. The challenge is there are millions of products to choose from. The decision making of consumers is just 2-3 seconds. I go online, I don't have time to search and go browse and spend a lot of time to buy some product. So at Argoid we have built an AI product to bridge this gap. We show them exactly what they want using AI. That is the inspiration behind starting Argoid. स्टार्टअप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक ऑटोनोमस इंजन बनाया है जो हर ग्राहक के लिए प्रासंगिक और व्यक्तिगत अनुभव मुहैया कराता है। ये ग्राहकों को बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक एनालिटिक्स और डेटा साइंस टेक्नोलॉजी की लिमिट को समझने में मदद करता है। स्वाभिमान के रास्ते पर चलकर आर्गोइड डेटा साइंस और एनालिटिक्स में टेक्नोलॉजी का नेतृत्व कर रहा है। भारत से ऐसी सफलता की कुछ और कहानियों को देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ। नमस्कार।